जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। और आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत छात्रों के लिए एक बहुत ही दमदार बात से होगी। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज हम जिस हिंदी साहित्य का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, क्या किसी ने सोचा है कि एक समय पर यही कविताएं और दोहे राजाओं की तलवारों से भी ज्यादा ताकतवर माने जाते थे? बिल्कुल माने जाते थे। हाँ, तो आज का ये डीप डाइव कोई आम चर्चा नहीं है जहाँ सिर्फ किताबों और लेखकों के नाम रटवाए जाएंगे। आज का हमारा मिशन है यूपी एग्जाम्स। खासकर लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपीएसआई। एकदम सही। इनके लिए साहित्य के इस अथाह सागर को डिकोड करना। हम इस रटने की प्रथा को जड़ से खत्म करेंगे। हम काल यानी अलग अलग एराज के पीछे की कहानी समझेंगे और देसी ट्रिक्स के जरिए इस सिलेबस को ऐसे हैक करेंगे कि दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। और यही इस डीप डाइव का सबसे बड़ा मिशन है। मतलब छात्रों को लगता है कि साहित्य का मतलब है हजारों पन्नों की एक मोटी किताब जिसे घोट कर पीना होगा। हाँ, डर जाते हैं बच्चे। बिल्कुल, लेकिन हकीकत में हमें पूरे सागर में गोते नहीं लगाने हैं। अगर हम सिर्फ उन मजबूत स्तंभों और एग्जामिनर के चहेते अपवादों पे वार करें तो परीक्षा में साहित्य के आधे से ज्यादा प्रश्न बिना किसी तनाव के हल हो जाएंगे। एकदम सही कहा आपने। स्मार्ट स्टडी का मतलब ही यही है कि हम ये समझें कि कोई काल या रचना आखिर मशहूर क्यों हुई। तो चलिए दोस्तों, तो फिर इस ऐतिहासिक टाइम मशीन को चालू करते हैं और चलते हैं साहित्य के सबसे पहले दौर में, यानी आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। बिल्कुल, आदिकाल। आदिकाल का मतलब है राजाओं का भौकाल और तलवारों की फुल ऑन खनखनाहट। इस काल को दिमाग में बिठाने के लिए बस युद्ध के मैदान, ढाल और दो आर पार टकराती हुई तलवारों की तस्वीर सोचिए। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। एकदम किसी बाहुबली फिल्म के सेट जैसी फीलिंग, जहां बैकग्राउंड में युद्ध का सायरन बज रहा हो। सही कहा। इस काल को वीर गाथा काल कहने के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और राजा आपस में लड़ते रहते थे। हाँ, शांति तो थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उस दौर के कवि कोई एकांत में बैठकर लिखने वाले सन्यासी नहीं थे। वे दरबारी थे और अक्सर राजा के साथ युद्ध के मैदान में भी जाते थे। अरे वाह, लाइव रिपोर्टिंग। हाँ, एक तरह से लाइव रिपोर्टिंग ही थी। उनका काम ही था अपनी कविताओं से सैनिकों के खून में उबाल लाना और अपने राजा की बहादुरी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। और यहीं से निकलती है हमारी पहली देसी ट्रिक। अगर परीक्षा के पेपर में कोई ऐसी रचना दिखे जिसके अंत में रासो लगा हो, तो 99% चांस है कि वो आदिकाल की ही रचना है। एकदम सॉलिड ट्रिक है ये। चलिए, इन रचनाओं को डिकोड करते हैं। सबसे पहला नाम आता है चंद बरदाई का। इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। बहुत महत्वपूर्ण। और छात्रों, ये कोई आम किताब नहीं है, ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई सिर्फ कवि नहीं थे, वो पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र भी थे। हाँ, इसलिए इस रचना में जो गहराई है वो अद्भुत है। इसके बाद आते हैं जगनिक। इनकी रचना है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। इसे याद रखने की देसी ट्रिक बहुत मजेदार है। बताइए बताइए। जग यानी पूरा संसार सुबह उठकर आल्हा गाता है। जग से जगनिक और आल्हा से आलाखंड। ये ट्रिक एग्जाम के प्रेशर में बहुत काम आती है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण नाम हैं, नरपति नाल, जिनकी रचना है बीसलदेव रासो, और दलपति विजय, जिन्होंने खुमान रासो लिखा है। तो इन सब में एक कॉमन धागा है, रासो शब्द। बिल्कुल, ये शब्द ही उस वीर गाथा और दरबारी संस्कृति की पहचान है। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ इतना ही सीधा होता तो एग्जामिनर की चालाकी कैसे साबित होती? यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और वो अपवाद है विद्यापति। अरे हाँ, विद्यापति जी। विद्यापति आदिकाल के ही कवि हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में कहीं भी रासो नहीं लगा है। इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली लिखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दीजिए। बिल्कुल, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल यानी मिथिला की कोयल कहा जाता है। तो छात्रों को ये ध्यान रखना है कि आयोग रासो वाले सवाल तो देगा, लेकिन फंसाने के लिए विद्यापति का नाम बीच में डाल देगा। आयोग अक्सर यही चेक करता है कि छात्रों ने सिर्फ ट्रिक्स रटी हैं या अपवादों पर भी नजर रखी है।
विद्यापति आदिकाल के होकर भी बहुत ही मधुर पदावलियां लिख रहे थे, जो उस काल के तलवारों वाले माहौल से बिल्कुल अलग था। अब जब समाज युद्धों से, खून खराबे से थक गया, तो उसे एक मानसिक शांति की तलाश थी, और इसी तलाश ने जन्म दिया हमारे अगले काल को, भक्ति काल, जिसे साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हम निर्गुण धारा से करेंगे। नीले बैंगनी धुएं की कल्पना कीजिए। बहुत ही सुंदर विजुअलाइजेशन। ये वो संत थे जिन्हें अपनी भक्ति का चिराग जलाने के लिए किसी ठोस मूर्ति या मंदिर की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ मैं एक बात समझना चाहता हूँ। हाँ, पूछे। अगर निर्गुण धारा वाले संत ईश्वर के किसी रूप, किसी अवतार या मूर्ति को मानते ही नहीं थे, तो फिर वो कविताएं किसके लिए लिखते थे? आम जनता जो सदियों से मूर्तियों की पूजा करती आ रही थी, वो इन निराकार बातों से कैसे कनेक्ट कर पाती थी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, निर्गुण संत किसी एक धर्म या कर्मकांड के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे समाज में फैले अंधविश्वासों और पाखंड के खिलाफ थे। अच्छा, वे आम आदमी को ये समझा रहे थे कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। इस धारा में सबसे बड़ा नाम है कबीरदास जी का, जो ज्ञानमार्गी शाखा के थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीर जी के बारे में एक सबसे मजेदार बात यह है कि उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। बिल्कुल। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कबीर कभी किसी एक राज्य या शहर में बंधकर नहीं रहे। वे घुमक्कड़ साधु थे। हाँ, घूमते रहते थे। जब वे बनारस में होते तो भोजपुरी के शब्द उठा लेते, राजस्थान की तरफ जाते तो राजस्थानी शब्द मिला लेते। उनकी भाषा आम जनता की भाषा थी, इसीलिए उसमें 5-6 बोलियों का मिक्सचर मिलता है, जिसे पंचमेल खिचड़ी कहा गया। निर्गुण धारा में ही दूसरे महारथी हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेम मार्गी यानी सूफी संत थे। सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर को ज्ञान से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से पाया जा सकता है। सही कहा। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। दोस्तों, यहाँ भी एक अचूक देसी ट्रिक है। जायसी की रचनाओं के अंत में अक्सर वत या वट आता है। एकदम सॉलिड पैटर्न है। और ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे सूफी कवियों ने भारत की लोक कथाओं को अपनाकर उसमें आध्यात्मिक प्रेम का रंग भर दिया। ये वत वाली ट्रिक छात्रों को सेकंडों में सही उत्तर तक पहुंचा देगी। अब आते हैं भक्ति काल की दूसरी धारा पर, सगुण धारा, जिसमें राम और कृष्ण की भक्ति चरम पर थी। सगुण धारा यानी राम और कृष्ण के प्रेम का वो वायरलेस कनेक्शन जो सीधे मन में बजता है। वायरलेस कनेक्शन, हाँ। इसे विजुअलाइज करने के लिए बस एक बांसुरी और एक मोरपंख के बारे में सोचिए। इसे सोचते ही सीधा वृंदावन का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। जहां निर्गुण धारा आम आदमी के लिए थोड़ी दार्शनिक और कठिन थी, वहीं सगुण धारा बहुत ही सुलभ थी। लोगों को अपने भगवान को एक मानवीय रूप में रोते, हंसते, खेलते और युद्ध करते देखने की जरूरत थी। राम भक्ति में सबसे ऊंचा शिखर है तुलसीदास जी। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। और कृष्ण भक्ति में? कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े स्तंभ है सूरदास जी। सूरदास जी की रचनाओं को पहचानने की ट्रिक बहुत ही आसान है। इनकी लगभग हर रचना में सूर शब्द छिपा होता है। हाँ, ये तो नाम में ही ट्रिक है। जैसे सूरसागर, सूरसारावली। इसके अलावा साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है। छात्रों के लिए एक बहुत ही वीवीआई फैक्ट है, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। बहुत जरूरी फैक्ट है ये। लेकिन दोस्तों, तुलसीदास जी के मामले में एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है, जहां 90% बच्चे परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। अरे बाप रे, कौन सा ट्रैप? ध्यान से सुनिए। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन उनकी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। अक्सर छात्र सोचते हैं कि तुलसीदास जी राम के भक्त थे और अयोध्या अवध में है, तो उनकी हर रचना अवधी में ही होगी। और यही वो जगह है जहां एग्जामिनर अपना जाल बिछाता है। बिल्कुल। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे आज के जमाने में कोई पैन इंडिया फिल्म डायरेक्टर होता है, जो पूरे देश की जनता के लिए एक मास एंटरटेनर फिल्म हिंदी में बनाता है, लेकिन अपनी कोई बहुत ही पर्सनल आर्ट फिल्म अपनी मातृभाषा तमिल या तेलुगु में बनाता है। अरे वाह, क्या एनालॉजी है ना? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस
आम जनता को मर्यादा सिखाने के लिए उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा अवधी में लिखी। लेकिन विनय पत्रिका भगवान राम के दरबार में लगाई गई उनकी एक निजी अर्जी, एक प्रार्थना थी, और प्रार्थना के लिए उन्होंने उस समय की सबसे मधुर भाषा ब्रज का चुनाव किया। इस लॉजिक के बाद तो कोई भी छात्र इसे नहीं भूलेगा। अब समय का पहिया आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं अपने 5वें पड़ाव पर, रीतिकाल, जिसे श्रृंगार और अलंकारों का काल कहा जाता है। राजाओं का समय लौट आया। हाँ, रीतिकाल यानी राजाओं का दरबार, जहां इम्प्रेस करने वाले कवियों को ही मिलता था असली इनाम और उस जमाने के इंस्टाग्राम लाइक्स। हाँ, इंस्टाग्राम लाइक्स। इस काल को एक भारी सोने और रत्नों से जड़े मुकुट की तरह देखा जा सकता है। बहुत चमकदार, लेकिन इसका काम सिर्फ राजा के सिर की शोभा बढ़ाना था। बिल्कुल। भक्ति काल का आध्यात्मिक युग अब ढल चुका था। राजा और नवाब बहुत अमीर हो गए थे और उनके दरबार विलासिता से भर गए थे। ऐशो आराम का दौर था। हाँ, अब कवियों का काम भगवान को खुश करना नहीं, बल्कि अपने राजाओं का मनोरंजन करना था। इसीलिए इस काल में श्रृंगार रस यानी सुंदरता, प्रेम और नायिकाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन चरम पर था। और इस होड़ के सबसे बड़े और चतुर खिलाड़ी थे बिहारी लाल। इनकी एक ही प्रामाणिक रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। सिर्फ एक रचना से अमर हो गए। हाँ, बिहारी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया था। मतलब महज 2 लाइनों के दोहे में वे इतनी गहरी बात कह देते थे कि दरबार में बैठा हर व्यक्ति वाह वाह कर उठता था। लेकिन जहां हर कोई श्रृंगार और रोमांस की कविताएं लिखकर सोने के सिक्के बटोर रहा था, वहीं एक बहुत बड़ा अपवाद भी हुआ। और अपवाद तो आयोग को बहुत पसंद है। बिल्कुल, और वो अपवाद थे कवि भूषण। भूषण ने राजाओं की झूठी तारीफों या श्रृंगार के बजाय वीर रस को चुना। जहां पूरा दरबार गुलाब की पंखुड़ियों की बात कर रहा था, वहां भूषण जी अपनी कविताओं से तलवारें चमका रहे थे। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। एकदम जोश भर देने वाली कविताएं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा छत्रसाल की वीरता का ऐसा वर्णन किया कि वो इतिहास में अमर हो गए। सच में। अब हम मुगलों और नवाबों के दौर से बाहर निकलकर आज़ादी के लड़ाई वाले दौर में प्रवेश करते हैं। हमारी छठी स्लाइड, आधुनिक काल, छायावाद के 4 स्तंभ, इसका पहला भाग। दोस्तों, आधुनिक काल का छायावाद यूपी एग्जाम्स का वो ब्लॉकबस्टर एरा है जहां से 50% पेपर डायरेक्ट छपता है। 50%? छायावाद को विजुअलाइज करने के लिए एक जादुई झरने और घने हरे भरे जंगल की कल्पना कीजिए, जहां कवि प्रकृति के साथ बैठकर अपनी आजादी और भावनाओं के झरने में गोते लगा रहे हैं। छायावाद के उदय का कारण समझना बहुत जरूरी है। ये वो समय था जब देश में अंग्रेजों का शासन था और आजादी के आंदोलन चल रहे थे। घुटन का माहौल था। हाँ, इंसान बाहरी दुनिया की घुटन से आजाद होकर अपने मन की गहराइयों, अपनी इंडिविजुअलिटी और प्रकृति की तरफ भाग रहा था। इसी भावना को छायावाद कहा गया। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहले है जयशंकर प्रसाद, जिन्हें कलाधर भी कहा जाता था। इनका लॉजिक ये है कि इनकी रचनाएं बहुत ही भावुक और भारतीय इतिहास के गौरव से जुड़ी होती थी। इनकी कामायनी तो मास्टरपीस है। बिल्कुल। इनकी सबसे बड़ी रचना है कामायनी, जो एक महाकाव्य है और इंसान के मन, बुद्धि और हृदय के विकास की कहानी है। इसके अलावा इन्होंने लिखा आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। बहुत ही प्रभावशाली। दूसरे स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। लॉजिक ये है कि इनका अंदाज सच में सबसे निराला और विद्रोही था। विद्रोही इसलिए क्योंकि इन्होंने साहित्य में एक बहुत बड़ी क्रांति की। पहले कविताएं एक फिक्स्ड मीटर, एक कड़े व्याकरणिक नियम में लिखी जाती थीं। राइमिंग जरूरी होती थी। हाँ, पर निराला जी ने कहा कि जब इंसान की भावनाएं आजाद हैं तो कविता बंधनों में क्यों रहे। इसलिए उन्होंने हिंदी में मुक्तक छंद यानी बिना तुकबंदी वाली आजाद कविता की शुरुआत की। इनकी रचनाएं इनके व्यक्तित्व की तरह ही बहुत शक्तिशाली हैं। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। छात्रों, कुकुरमुत्ता एक वीवीआई रचना है जिसमें उन्होंने समाज के अमीर वर्ग पर बहुत तीखा व्यंग्य किया है। कुकुरमुत्ता यानी मशरूम है ना? हाँ। इसके अलावा सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी बेटी के निधन के दुख में लिखी, राम की शक्ति पूजा और जूही की कली। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 7वीं स्लाइड पर, आधुनिक काल, छायावाद के 4 स्तंभ। इसका दूसरा भाग, प्रकृति का प्यार और दर्द भरी आहें। छायावाद के इन 2 बचे हुए स्तंभों के बिना साहित्य बिल्कुल अधूरा है। यहाँ एक पुराने जमाने के पंख वाले पेन
जिसे क्विल कहते हैं, और एक स्क्रॉल की कल्पना करें जिसे ये कवि सीधे अपनी भावनाओं की स्याही कागज पर उतारते थे। मतलब मॉडर्न कीबोर्ड से नहीं, दिल से लिखते थे। इस युग के तीसरे बड़े स्तंभ हैं सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि। पंत जी का जन्म हिमालय की वादियों में हुआ था, इसीलिए उनकी हर रचना में पेड़ों, झरनों और बादलों का बहुत ही कोमल वर्णन मिलता है। इनकी रचनाएं हैं चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या। छात्रों, ये पॉइंट्स दिमाग में हाईलाइट कर लीजिए कि सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला ज्ञानपीठ ये बहुत बार पूछा जाता है। और छायावाद के चौथे और आखिरी स्तंभ है महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। जिस तरह मीरा ने कृष्ण वियोग में पद लिखे, वैसे ही महादेवी जी की कविताओं में गहरा अज्ञात दर्द और करुणा मिलती है। बिल्कुल। इन्होंने लिखी है यामा, जिस पर इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अलावा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, गिल्लू, जो एक गिलहरी की बहुत ही प्यारी कहानी है, और स्मृति की रेखाएं। गिल्लू तो स्कूल में सबने पढ़ी होगी। हाँ, अब तक हमने कविताओं की दुनिया की सैर की, लेकिन क्या समाज सिर्फ कविताओं से चलता है? नहीं, गद्य भी तो है। चलिए अपनी 8वीं स्लाइड पर चलते हैं और गद्य यानी प्रोज की दुनिया में कदम रखते हैं। गद्य के महारथी मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद साहित्य के वो रॉक स्टार हैं जिनकी कहानियां आज भी हमारे समाज का असली एक्सरे हैं। एक्सरे सही शब्द है। यहाँ गोल चश्मे, एक पुरानी स्याही की बोतल और एक खुली किताब की तस्वीर की कल्पना कीजिए। ये गोल चश्मा ही चीख चीख कर बता रहा है कि हम उपन्यास सम्राट की दुनिया में आ चुके हैं। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण बहुत दिलचस्प है। बताइए। प्रेमचंद से पहले जो कहानियां लिखी जाती थी वो राजा रानियों, तिलिस्म और जादू टोने पर होती थी। प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने उस तिलिस्म को तोड़ा और एक गरीब किसान, एक शोषित मजदूर और आम भारतीय महिलाओं को अपनी कहानियों का हीरो बनाया। बिल्कुल। इनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला। गोदान तो भारतीय किसान के संघर्ष का सबसे बड़ा दस्तावेज है। मास्टरपीस है गोदान। लेकिन छात्रों, यहाँ एक खतरनाक फैक्ट भी है जो अक्सर एग्जाम में फंसाता है। प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है मंगलसूत्र, जो अधूरा है। इसे लिखते लिखते ही उनका निधन हो गया था। हाँ, ये अधूरा उपन्यास वाला प्रश्न बहुत आता है। इनकी प्रमुख कहानियों की बात करें तो वो हैं पूस की रात, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा और पंच परमेश्वर। ईदगाह में हामिद का अपनी दादी के लिए चिमटा लाना, ये कहानी आज भी आंखों में आंसू ला देती है। सच में बहुत इमोशनल है। अब आते हैं 9वीं स्लाइड पर, गद्य के अन्य प्रमुख महारथी। वीर रस के हुंकार से लेकर गांव की मिट्टी की महक तक, इन महारथियों ने गद्य के हर रंग में शानदार बैटिंग की है। इसे विजुअलाइज करने के लिए एक झोपड़ी और उसके पीछे से उगते सूरज की कल्पना करें, जो एकदम देसी, आंचलिक यानी रीजनल फील को दर्शा रहा है। प्रेमचंद ने जो रास्ता खोला, उस पर बाद में कई महारथियों ने अपने अपने तरीके से सफर तय किया। कोई समाज की मनोवैज्ञानिक उलझनों पर लिख रहा था, तो कोई फिर से देश प्रेम की आग जगा रहा था। इनमें सबसे पहला नाम है रामधारी सिंह दिनकर का, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं और वीर रस के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। एकदम जोश भर देती हैं। बहुत ही उम्दा लेखक। इसके बाद आते हैं अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इनकी रचनाएं हैं कितनी नावों में कितनी बार, इन्हें भी इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। शेखर एक जीवनी, और इन्होंने तार सप्तक नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह का संपादन भी किया था। अज्ञेय जी की रचनाएं इंसान के मन के भीतर चलने वाले तूफानों की बात करती हैं। फिर नाम आता है धर्मवीर भारती का। इनकी रचनाएं हैं अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और ठंडा लोहा। गुनाहों का देवता आज भी युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। हाँ, आज भी लोग पढ़ते हैं। और अंत में फणीश्वर नाथ रेणु, ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी रचना मैला आंचल VVI है। यहाँ आंचलिक शब्द को समझना जरूरी है। जब कोई लेखक किसी विशेष अंचल या इलाके की बोली, वहाँ के लोकगीत, वहाँ की मिट्टी की महक और वहाँ की कमियों को बिल्कुल बिना किसी फिल्टर के कागज पर उतार देता है, तो उसे आंचलिक साहित्य कहते हैं। अच्छा, रीजनल फ्लेवर। हाँ,
मैला आंचल हिंदी का पहला और सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है जो बिहार के एक पिछड़े गांव पर आधारित है। इसका मतलब साफ है, एग्जाम में अगर आंचलिक उपन्यास शब्द दिखे तो बिना सोचे रेणु जी के नाम पर टिक कर देना है। चलिए अब अपनी 10वीं स्लाइड पर आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, हमारा सुपर शॉर्टकट। ये तो मार्क्स बढ़ाने वाली स्लाइड है। दोस्तों, ये वो सुपर शॉर्टकट है जो सीधे एग्जामिनर के दिमाग को हैक करके स्कोर बढ़ा देगा। यहाँ एक सुनहरी ज्ञानपीठ मूर्ति की कल्पना करें जो आपसे कह रही है कि बस ये 4 नाम रट लो और समझो ये ट्रॉफी तुम्हारी है। ज्ञानपीठ भारत में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है और आयोग अक्सर डायरेक्ट सवाल पूछता है कि किस विशेष रचना के लिए ये अवार्ड मिला था। तो चलिए इन 4 नामों को हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। पहला, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में मिला। यह हिंदी का पहला ज्ञानपीठ था। 1968 याद रखिएगा। दूसरा, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में। तीसरा, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को 1978 में। और चौथा, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 में। लेकिन छात्रों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 1984 के बाद ये पुरस्कार किसी एक रचना के बजाय लेखक के संपूर्ण साहित्य यानी उनके जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाने लगा। इस बदलाव के पीछे का लॉजिक ये था कि एक लेखक अपना पूरा जीवन साहित्य को दे देता है। हाँ, सही बात है। किसी महान लेखक के 60 साल के संघर्ष को सिर्फ एक किताब तक सीमित कर देना अन्याय था। इसीलिए 1984 के बाद नियम बदल दिया गया कि अवार्ड लेखक की किसी एक किताब को नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन के कार्य को मिलेगा। बहुत ही सही फैसला था ये। अब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव यानी 11वीं स्लाइड पर, साहित्य ब्रह्मास्त्र क्विक रिवीजन मैट्रिक्स। फाइनल रिवीजन। परीक्षा से एक रात पहले की संजीवनी बूटी जिसे घोट कर पी लिया तो बेड़ा पार। इसे एक चेकलिस्ट वाले क्लिपबोर्ड की तरह देखिए जहां हम अपना फाइनल सामान पैक कर रहे हैं। चलिए एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं। बताइए। पहला, आदिकाल। इसकी ट्रिक थी अंत में रासो। माहौल था युद्ध का। मुख्य कवि हैं चंद्र बरदाई और जगनिक। दूसरा, भक्तिकाल। हाँ। ट्रिक है वत या सूर शब्द। ये स्वर्ण युग था। मुख्य कवि हैं कबीर, तुलसी, जायसी और सूरदास। तीसरा, रीतिकाल। यहाँ ट्रिक है वीर या श्रृंगार रस की पहचान और राजाओं का दरबार। मुख्य कवि हैं बिहारी जो श्रृंगार लिखते थे और भूषण जो वीर रस लिखते थे। और आखिरी, चौथा, आधुनिक ताल। ट्रिक है छायावाद के 4 स्तंभ और प्रकृति से प्रेम। मुख्य कवि हैं प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। सिर्फ इस मैट्रिक्स और पीले हाइलाइट्स को देखकर जाएं। इस मैट्रिक्स को परीक्षा से पहले देखकर जाना अनिवार्य है। अगर ये काल का क्रम और ट्रिक्स दिमाग में सेट हैं तो प्रश्न चाहे जितना घुमाकर पूछा जाए, सही उत्तर खुद ब खुद एलिमिनेशन मेथड से बाहर आ जाएगा। दोस्त, साहित्य पार्ट 2, धाकड़ पोस्टमार्टम। धाकड़ पोस्टमार्टम नाम ही काफी है बॉस। और सच बताऊं तो इन नोट्स में सिर्फ रटने वाली सूखी तारीखें या किताबों के नाम नहीं है। इनमें ना बड़े मस्त मेमोरी ट्रिक्स और चित्र हैं जो पूरे इतिहास को एक झटके में दिमाग में छाप देते हैं। सही कहा। और हमारा मिशन आज बस इन स्लाइड्स को पढ़ना नहीं है, हमें डिकोड करना है कि इन धाकड़ एग्जाम ट्रिक्स के पीछे असली कहानी क्या है। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। स्लाइड नंबर 1, आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र। और देखो, इस स्लाइड पर एक नाटक के पर्दे और हंसते रोते मुखौटों का चित्र बनाएं। इसका कोर कॉन्सेप्ट और मेमोरी ट्रिक बस एक लाइन में समझो। भारतेंदु जी ने कॉमेडी वाले मुखौटे पहनकर समाज की कुरीतियों का धाकड़ पोस्टमार्टम कर दिया। मतलब हंसी मजाक के बीच समाज की कड़वी सच्चाई पर वार। यार ये तो आज की डार्क सटायर वाली वेब सीरीज या स्टैंड अप कॉमेडी जैसा हो गया ना। एकदम 100% वही बात है। जब आप किसी को सीधे लेक्चर देते हो ना तो वो बोर हो जाता है। लेकिन भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटकों के जरिए ना पब्लिक को हंसाते हंसाते सिस्टम की असलियत दिखा दी। गजब का साइकोलॉजिकल खेल था वो। और इनकी बाकी रचनाएं हैं सत्य हरिश्चंद्र और प्रेम माधुरी। लेकिन भाई लोगों, यहाँ लाल रंग से एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप भी हाईलाइट किया गया है। हाँ, और ये ट्रैप हर साल बच्चों को फंसाता है। कभी वचन सुधा, ये नाम सुनकर लगता है ना कि कोई बहुत ही मीठी सी कविता या कहानी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही साउंड करता है। पर बॉस, ये कोई कविता नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस मैगजीन यानी पत्रिका थी। एग्जामिनर बस इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं।
अरे बाप रे, मतलब शब्दों का खेल है पूरा। चलो अब स्लाइड 2 पर आते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। और भाई यहाँ तो एक महिला चरखा चला रही है। इस चित्र का क्या लॉजिक है? इसका मेमोरी ट्रिक बहुत ही सिंपल और सॉलिड है। महात्मा गांधी का चरखा प्लस गुप्त जी की कलम बन गए राष्ट्रकवि। महात्मा गांधी ने ही इन्हें इनकी रचना भारत भारती के लिए राष्ट्रकवि कहा था। ओह, अब लिंक समझ में आया। और इनका कोर कॉन्सेप्ट ये था कि इन्होंने इतिहास के उन किरदारों पर लिखा जिन्हें बाकी सब भूल गए थे, खासकर महिलाओं पर। हाँ, एक लाइन में कहें तो जो इतिहास में हमेशा साइड रोल में रहे, गुप्त जी ने उन्हें अपनी कविता का मेन हीरो बना दिया। क्या बात है। जैसे साकेत में राम और सीता की कहानी के बजाय उन्होंने उर्मिला के दर्द पर फोकस किया। मतलब 14 साल का वनवास तो उर्मिला ने भी महलों में रहकर काटा था ना। बिल्कुल यार। और यशोधरा में उन्होंने गौतम बुद्ध की पत्नी के दर्द को दिखाया, जिन्हें बुद्ध रातों रात छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा जयद्रथ वध और पंचवटी भी इनकी बहुत ही हिट रचनाएं हैं। अमेजिंग। अब आते हैं स्लाइड 3 पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यह एक बहुत मोटी सी किताब बनी है जिस पर खड़ी बोली लिखा है। इसका मेमोरी ट्रिक सुन के मजा आ जाएगा। हरिऔध जी ने सोई हुई खड़ी बोली को अपने महाकाव्य से एकदम खड़ा कर दिया। हाँ, ये ट्रिक बढ़िया है। मतलब प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है और ये आयोग का सबसे फेवरेट सवाल है। बिल्कुल। पर ये सोचो ना, उस जमाने में जब ब्रज भाषा ही हर जगह छाई हुई थी, तब अचानक से नई और कच्ची खड़ी बोली में पूरी की पूरी किताब लिख डालना बहुत बड़ा रिस्क था। ये तो वैसा ही हो गया जैसे आज कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म किसी एकदम अनजान और एक्सपेरिमेंटल भाषा में बना दे। रिस्क तो है बॉस। एकदम सही एनालॉजी है। पर उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। इनकी अन्य रचनाएं वैदेही वनवास और चोखे चौपदे भी इस धाकड़ भाषाई प्रयोग का हिस्सा है। तो अब तक कविताओं की जमीन तो तैयार हो गई। अब आते हैं स्लाइड 4 पर, गद्य और आलोचना के असली बॉस लोगों की तरफ। सबसे पहला नाम हिंदी आलोचना के सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनके नाम के आगे जो मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धक लेंस का चित्र बनाए ना, उसका मेमोरी ट्रिक है। शुक्ल जी ने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर हिंदी साहित्य की सीआईडी वाली जांच कर डाली। सीआईडी जांच, गजब। मतलब उन्होंने सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं लिखा, बल्कि रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर पूरे साहित्य का लॉजिकल चीरफाड़ कर दिया। हाँ, और भ्रमर गीत सार भी इन्हीं का है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम ट्रैप फिर से आ गया है, चिंतामणि को लेकर। हाँ यार, नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी या नॉवेल होगा। पर ऐसा है नहीं। चिंतामणि निबंधों का संग्रह है। इसमें उन्होंने लोभ, गुस्सा, करुणा जैसे इमोशंस का एकदम साइंटिफिक एनालिसिस किया है। बाप रे, ये एग्जाम ट्रैप्स तो सच में खतरनाक हैं। अच्छा, अब स्लाइड 5 देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चित्र में अशोक की पत्तियां हैं। ट्रिक भी एकदम सिंपल है। हजारी पत्तियों वाला अशोक का पेड़। इनके निबंध है अशोक के फूल और कुटज। साथ ही पुनर्नवा नाम का नॉवल भी है। पर भाई, इनका एग्जाम ट्रैप तो नेक्स्ट लेवल है। बाण भट्ट की आत्मकथा। अब इसके तो नाम में ही आत्मकथा लिखा है, पर नोट्स बता रहे हैं कि ये एक उपन्यास है। यही तो इस कॉन्सेप्ट का वन लाइनर है। फिक्शन को फैक्ट का मुखौटा पहनाकर पेश करना। ये तो चीटिंग है यार। मतलब हॉलीवुड की कोई पिक्चर हो जिसका नाम हो द ट्रू स्टोरी, पर अंदर सब कुछ 100% काल्पनिक हो। राइटर्स ऐसा क्यों करते हैं? इसे साहित्य में सत्याभास कहते हैं। लेखक जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि पढ़ने वाले को लगे कि वो कोई असली ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ रहा है। इससे रीडर कहानी से गहराई से जुड़ जाता है। पर हाँ, एग्जाम देने वालों के लिए फंदा बन जाता है। सही बात है। अब स्लाइड 6, आधुनिक नाटकों के बादशाह मोहन राकेश। और यहाँ चित्र में बादल जमकर बारिश कर रहे हैं। ट्रिक है, आषाढ़ के महीने में राकेश के नाटकों की झमाझम बारिश। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन और उनकी उलझनों पर बेस्ड है। और इनकी बाकी रचनाएं हैं आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। मतलब इन्होंने नाटकों को राजा महाराजाओं से निकालकर मिडिल क्लास फैमिली की घुटन से जोड़ दिया, है ना? एकदम परफेक्ट एनालिसिस। अब स्लाइड 7 की तरफ चलते हैं, जहां से माहौल एकदम बदल जाता है। अब हम जा रहे हैं वीर रस की हुंकार की तरफ, सुभद्रा कुमारी चौहान। और चित्र में है 2 तलवारें और एक ढाल। इसका तो मुझे ट्रिक भी समझ आ रहा है। झांसी की रानी की तलवार सुभद्रा जी के हाथ में। अरे क्या बात है! ये वीर रस की इकलौती मशहूर कवयित्री हैं। इनका कोर कॉन्सेप्ट है शब्दों से नसों में आग लगा देना। बुंदेले हर बोलों के मुंह से, ये लाइनें तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं यार। इनकी रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा,
बिखरे मोती और कदम्ब का पेड़। पर अब स्लाइड 8 देखो, यहाँ तो विचारधारा एकदम पलट गई। हरिवंश राय बच्चन और हालावाद का दर्शन। चित्र में एक सुराही और फूल है। ट्रिक में बताऊं, बच्चन जी की सुराही में जीवन का फलसफा। पर यार एक बात बताओ, जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तब बच्चन जी शराब, मधुशाला और प्याले की बात कर रहे थे। ये थोड़ा एस्केपिज्म, मतलब असलियत से भागना नहीं हो गया? देखने में तो वैसा ही लगता है, पर इसका वन लाइनर कॉन्सेप्ट कुछ और है। मधुशाला कोई शराब खाना नहीं है, बल्कि ये दुनिया ही एक मधुशाला है जहां मौत सबको बराबर कर देती है। ओह, मतलब उन्होंने शराब और प्याले का सिंबल यूज करके धर्म और जाति के भेदभाव पर चोट की थी। बिल्कुल, कि जब जाना सबको एक ही जगह है तो फिर ये आपस में लड़ाई कैसी। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण बहुत पॉपुलर हैं। और भाई लोगों, यहाँ एक VVI नोट हाइलाइटेड है। इनकी आत्मकथा 4 पार्ट्स में है, जिसका पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। 100%। अब आते हैं स्लाइड 9 पर। माखन लाल चतुर्वेदी, जिन्हें प्यार से एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और इसका ट्रिक है माखन खाकर देश के लिए बलिदान होने की चाहत। हाँ, नाइस ट्रिक। इनकी पुष्प की अभिलाषा कविता तो हम सब ने स्कूल में पढ़ी है, जहां एक फूल भगवान के गले का हार बनने से मना कर देता है और चाहता है कि उसे सैनिकों के रास्ते पर फेंक दिया जाए। एकदम देश प्रेम का जज्बा। और इनकी बाकी रचनाएं हैं हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी। और यार यहाँ एक सुपर फैक्ट है, 1955 में हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन लाल जी को हिम तरंगिणी के लिए ही मिला था। अंक वाली कलम से हिंदी गद्य की पहली उड़ान। उस टाइम तो हिंदी के रूल्स भी ठीक से सेट नहीं हुए थे ना? हाँ, ये एक एक्सपेरिमेंट का दौर था और इसके मेन खिलाड़ी थे मुंशी इंशा अल्लाह खां, जिनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहते हैं। और लल्लू लाल जी का प्रेम सागर और सदल मिश्र जी का नासी के तो पाखियान, ये सब शुरुआती पिलर्स हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, स्लाइड 11, द ब्रह्मास्त्र। अरे वाह, ब्रह्मास्त्र न्यूज़पेपर जो एग्जाम फोड़ दे। चित्र में भी एक न्यूज़पेपर बना है और ये है हिंदी में प्रथम की लिस्ट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बिना रुके लिस्ट शुरू करते हैं। प्रथम कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी जी की। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास जी का। प्रथम यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक, बनारसी दास जैन जी की। और सबसे बड़ा VVI फैक्ट, आयोग का ऑल टाइम फेवरेट, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे और ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन एक सेकंड, ये छपा कहाँ से था? कलकत्ता से। यार एक बात बताओ, हिंदी का पहला अखबार यूपी, MP या बिहार से नहीं, बंगाल के कलकत्ता से कैसे निकल सकता है? ये तो अजीब लॉजिक है। लॉजिक अजीब नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है बॉस। उस टाइम कैलकटा ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था। सारा पैसा, बड़ी प्रिंटिंग मशीनें सब कैलकटा में थीं। अच्छा, और यूपी बिहार से बहुत सारे लोग काम के लिए भी तो वहां जाते थे ना? बिल्कुल। तो वहाँ जो हिंदी बोलने वालों की इतनी बड़ी आबादी थी, उन्हें अपनी भाषा में न्यूज़ चाहिए थी। तो डिमांड और पैसे ने मिलकर हिंदी का पहला अखबार बंगाल से निकलवा दिया। यार मतलब गजब का इतिहास है। तो दोस्तों, हमने भारतेंदु के सटायर से लेकर उदंत मार्तंड तक सारी स्लाइड्स का एकदम क्रोनोलॉजिकल पोस्टमार्टम कर दिया है। और ये भी समझ लिया कि ये सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि हमारी भाषा के इवोल्यूशन की पूरी फिल्म है। पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज तो हम इन एग्जाम ट्रिक्स और पुराने VVI फैक्ट्स को रट रहे हैं, पर सोचो, जब 100 साल बाद हमारे डिजिटल युग का इतिहास लिखा जाएगा तो भविष्य के छात्रों के लिए एग्जाम ट्रैप क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या वो किसी वायरल थ्रेड को याद करेंगे या पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखी गई पोएम को प्रथम AI महाकाव्य मानकर रटेंगे? सच में यार, टाइम कैसे बदलता है। तो इस धाकड़ सवाल के साथ आज का डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।